दोस्तों, जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है और कुछ ऐसा ही हुआ फ्लाइट 571 के साथ। जमीन से हजारों फीट की बुलंदी पर यह प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी से टकरा जाता है और इस क्रैश में जो पैसेंजर्स बचे रह गए उनके पास खुद को बचाने के लिए बस एक ही चारा था कि वो अपने ही फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के मुर्दा जिस्म का मांस खाएं। फ्लाइट 571, इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या दुनिया की सबसे बड़ी कहानी, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को, जब साउथ अमेरिका से एक चार्टर्ड प्लेन यूरुग्वे से सैंटियागो जाने के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 9 क्रू मेंबर, 19 रग्बी प्लेयर्स और बाकी इनका मैच देखने जा रहे इनके कुछ दोस्त और घर वाले शामिल थे। ये फ्लाइट टोटल 3 घंटों की थी, जिसमें से इसे रास्ते में एंडीज की खतरनाक पहाड़ियों को भी पार करना था। बदकिस्मती से आगे जाकर इन्हें खराब मौसम मिलता है, जिसकी वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के एक शहर में लैंड करवा दिया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहां रुकी रहती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर 1972 को दोपहर 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। परेशानी की बात यह है कि मौसम अभी भी खराब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट के पायलट इस रास्ते से पहले भी 29 बार उड़ान भर चुके हैं, जिस वजह से उन्हें पूरा आइडिया है कि एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना चाहिए। यहाँ से सैंटियागो पहुंचने में बस 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि वो 1 घंटे के बाद सैंटियागो में सही सलामत पहुंच जाएंगे। ये प्लेन तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा है, लेकिन आगे चलकर मौसम खराब और विजिबिलिटी कम होने की वजह से पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और अब पायलट सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर ही डिपेंड कर रहा था। इसीलिए 1 घंटे के बाद अब पायलट को लगा कि वो एंडीज की पहाड़ियों को क्रॉस कर चुके हैं, तो पायलट ने सैंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड करवाने की इजाजत मांगी। एटीसी ने पायलट से पूछा कि क्या आप एंडीज की पहाड़ियों को पार कर चुके हैं, तो पायलट ने कहा हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को क्रॉस कर लिया है। एटीसी भी पायलट की तरफ से दी गई लोकेशन पर ही डिपेंड कर रहा था। एटीसी ने प्लेन को लैंड करवाने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आए। 3:21 पर पायलट ने प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे से कम करना शुरू किया। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और एक बहुत बड़ी चट्टान उनके सामने है। जल्दी से पायलट फिर से प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और प्लेन को ऊपर उठाते हुए प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा टूट जाने की वजह से पीछे की जो सीट्स थी वो पैसेंजर्स समेत हवा में उड़ जाती हैं और 3 पैसेंजर्स हवा में ही उड़ जाते हैं। इस टकराव में प्लेट का राइट विंग टूट चुका था, जिसकी वजह से प्लेन अनबैलेंस हो जाता है और उसका दूसरा विंग भी पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है। अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है और प्लेन के दोनों पायलट मौका पर ही मारे जाते हैं। अब तक 45 में से 12 लोग मारे जा चुके हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बहुत जख्मी हालत में मौजूद हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इस समय कहां पर हैं। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। इन घायल हुए पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर नैंडो प्रेडो, जिसके सर में चोट आई थी, जिस वजह से वो कोमा में चला गया। परेशानी ये थी कि जल्द ही सूरज ढलने वाला था और शाम होने वाली थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। अगर उनको अंधेरा होने से पहले नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रात में -30 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं भी क्रैश हुआ प्लेन नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां ज्यादा सफेद बर्फ और घना कोहरा था और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वो कैसे भी कर बस आज की रात गुजार लें, कल को इनको कोई ना कोई तो बचाने आ ही जाएगा। ये सोचकर उन्होंने प्लेन में ही शेल्टर बनाया और रात गुजारी, लेकिन ये रात इनके लिए बहुत भयानक साबित हुई, क्योंकि इस रात टेम्परेचर -30 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से मजीद 5 लोगों की मौत हो गई। अब सिर्फ 28 लोग ही जिंदा बचे हैं। अगले दिन सुबह यानी 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू होता है और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए फिर से उड़ान भरते हैं, लेकिन परेशानी ये थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग का होने की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में इसका नजर आना बहुत मुश्किल था। रेस्क्यू टीम के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से गुजर कर जा रहे थे, लेकिन उन्हें वो नीचे नजर ही नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से सर्वाइवर्स ने जहाज को सिग्नल देने के
के लिए लिपस्टिक की मदद से जहाज के ऊपर SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदाजा हो गया कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं। इसलिए उन्होंने जहाज में मौजूद अपने सूटकेस से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस का सिग्नल बना दिया ताकि वो आसमान से जहाज उड़ाने वालों को आसानी से दिखाई दे सके। उस दिन रेस्क्यू के 3 जहाज इनके ऊपर से गुजर कर गए, मगर किसी को भी इनका क्रॉस का सिग्नल नजर नहीं आया। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को भी कुछ ऐसा ही होता है और रेस्क्यू करने वाले जहाज इन्हें ढूंढने में नाकाम रहते हैं। अब इन सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरा फंस चुके हैं, मदद कब आएगी ये कहा नहीं जा सकता। अब वो जहाज में बची चीजों से सर्वाइव करने की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर वो बूंद बूंद करके पानी तो जमा कर रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर 1972 को नैंडो प्रैटो कोमा से जाग उठा और होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि वो अपनी माँ को इस क्रैश में खो चुका है और उसकी 19 साल की बहन भी बहुत बुरी तरह घायल है। दिन गुजरते जा रहे थे और मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका था। भूख, प्यास और सख्त सर्दी बर्दाश्त करते हुए अब इन्हें इन पहाड़ियों पर 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और इन्हें बिना देखे इनके ऊपर से गुजरते जाते थे। क्रैश के 8 दिन बाद नैंडो प्रैटो की बहन जो कि जख्मी हालत में थी वो भी मर जाती है और दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन को भी रोक दिया जाता है क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इसलिए सर्च ऑपरेशन को 2 महीनों के लिए रोक दिया जाता है। ऑफिशियल्स को ये लगता है कि इन 8 दिनों में सारे लोग मारे जा चुके होंगे। 2 माह बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू करके उनकी मुर्दा बॉडीज को ढूंढकर उनके घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में से एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को ऑन किया तो उस रेडियो में उनकी ही न्यूज चल रही थी कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवर्स के होश उड़ा दिए। अभी तक तो उनको अपने खोजे जाने की एक उम्मीद थी, लेकिन वो अब रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। अब इनके पास एक ही रास्ता था, या तो वो अपनी मौत का इंतजार करते या हालात का डटकर सामना करते। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भर के सर्दी से बचने की कोशिश की और जहाज की सीट के कवर्स को बर्फ पर चलने के लिए शूज कवर बना लिए। सबसे बड़ी मुश्किल खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो उन्होंने अपने ही प्यारे फैमिली मेंबर्स और दोस्तों का मांस खाने का फैसला किया। एक एक कर दिन गुजरते जा रहे थे और इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं था। अब क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा इनके जहाज के ऊपर आ गिरा, जिसकी वजह से इनका जहाज बर्फ में दब जाता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 और लोगों की मौत हो जाती है। अब सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बचे हैं, वो भी बर्फ के नीचे दबे हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में ही इन लोगों को 3 दिन का वक्त लग जाता है। अब इन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि यहाँ रहे तो एक एक कर सब लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। इन लोगों में ज्यादातर सब जख्मी हालत में थे, जिस वजह से वो इस पहाड़ी से निकलने के काबिल नहीं थे, लेकिन इनमें से सही हालत के 3 लोग आगे बढ़े और मदद ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए अपने साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े लिए और सर्दी से बचने के लिए मोटे कपड़े पहन लिए। रास्ते में इन्हें प्लेन का क्रैश हुआ दूसरा टुकड़ा भी मिलता है, जिसमें इन्हें खाने का अच्छा खासा सामान मिल जाता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। जहाज के इस हिस्से में इन्हें एक बैटरी भी मिली। इन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन की मेन बॉडी के पास ले जाएं और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन करके मदद मांगी जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 केजी था, जिसकी वजह से इसे मेन पार्ट तक ले जाना बहुत मुश्किल था। इस वजह से इन्होंने मेन पार्ट से कम्युनिकेशन डिवाइस को ही निकालकर बैटरी के पास लाने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक इन्होंने इसी कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अब क्रैश के 60 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर 1972 को एक और एविलांच आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ 16 लोग ही बाकी बचते हैं। अब मदद ढूंढने के लिए पहले निकले 3 लोग दोबारा आगे बढ़ते हैं, बिना ये जाने कि इस रास्ते पर इन्हें कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। 2 दिनों तक मजीद आगे बढ़ने के बाद इन्हें रास्ते में एक नदी की धारा मिलती है और वो इस नदी के किनारे साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। मजीद 9 दिनों तक नदी के साथ साथ चलने के बाद यानी 20 दिसंबर 1972 को इन्हें नदी की दूसरी तरफ 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में उन्होंने पहाड़ पर 60 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने सामने मौजूद 3 लोगों से मदद मांगी, लेकिन वो
लोग इन्हें टुमारो का बोलकर चले गए। अगले दिन उनमें से एक विलेजर वापस आया और कागज में पत्थर लुपेटकर उनकी तरफ फेंका। नैंडो प्रैडो ने उस कागज पर सारे हादसे के बारे में लिखकर उसकी तरफ वापस फेंका। कागज पढ़ते ही वो विलेजर सब समझ गया और फौरन शहर पहुंचकर आर्मी के कमांडर के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की और जल्द ही एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाती है। फाइनली क्रैश के 70 दिनों बाद बचे हुए सारे 16 सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दोस्तों, इनकी कहानी वाकई दिल दहला देने वाली थी।